तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरू राठौड़ फ्री क्लासेस में। तो आज मैं आपको कराने जा रही हूँ 12th क्लास हिस्ट्री का, जो अभी आपका 28 मार्च को जो एग्ज़ाम हुआ था हिस्ट्री का, तो उसका सेट डी है मेरे पास। उसके 2 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैं अभी कराने जा रही हूँ विद आंसर के। तो सभी क्वेश्चन हम डिटेल में करेंगे, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। जिन भी बच्चों को डाउट था अपने आंसर पर, या फिर जिनको ये प्रॉपर मतलब जो क्लियर करना चाहता था कोई भी अपना डाउट, जो भी डाउट है उस पेपर में, तो आप अभी क्लियर कर सकते हैं। डिटेल में हम एक एक क्वेश्चन करेंगे विद आंसर के साथ, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो अभी हम करने जा रहे हैं 2 मार्क्स के, नेक्स्ट वीडियो बनेगी आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन पर। तो ऐसे हम कल या परसों तक ये कंप्लीट पेपर आपको करा देंगे। तो आइए हम बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट आपसे कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है और हम आपके लिए ऐसे ही डाउट्स क्लियर करने के लिए वीडियो लाते रहेंगे। वरना हमें जब तक मोटिवेट नहीं मिलेगा ना, तब तक हम भी कुछ इतना इंटरेस्ट से नहीं कर पाएंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, पंचमार्क सिक्कों के बारे में आप क्या जानते हैं। तो आइए हम देखते हैं आंसर। तो पंचमार्क सिक्कों को आहत सिक्कों की संज्ञा भी दी गई है, यानी कि पंचमार्क सिक्कों को क्या है, आहत सिक्के भी कहा जाता था। इन सिक्कों को उनकी निर्माण तकनीक के कारण पंचमार्क सिक्के कहा जाता है। मतलब इनकी जो भी तकनीक है, जैसे इनका निर्माण होता है, तो उस तकनीक को देखकर इनको पंचमार्क सिक्के की जो है वो कहा जाता है। तो ये सिक्के 6वीं शताब्दी से ईस्वी पूर्व के राजाओं ने जारी किए ये जारी किए थे। ये भी संभव है कि व्यापारियों तथा कुछ धनी लोगों ने भी इस प्रकार के सिक्के जारी किए होंगे। मतलब ये भी मतलब संभव है, हम कह सकते हैं कि धनी व्यापारियों ने और लोगों ने भी ये सिक्के जारी किए थे, और राजाओं का भी इसमें योगदान था। तो यह सिक्के चांदी और तांबे के बने हुए थे, और सिक्कों के प्रचलन से व्यापार के लिए विनिमय काफ़ी सरल हो गया था। यानी कि जो इस सिक्कों से क्या है, हम व्यापार कर सकते थे, कोई भी वस्तु खरीद सकते थे, आदान प्रदान कर सकते थे वस्तुओं का। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता के दिल्ली से संबंधित वृतांत का उल्लेख कीजिए। वृतांत यानी मतलब जो भी अनुभव रहा जब इब्न बतूता दिल्ली आया था, तो क्या उसका अनुभव रहा था, उस अनुभव का, उस वृत्तांत का हमें यहाँ पर उल्लेख करना है। तो ये हम देखते हैं आंसर। 14वीं शताब्दी में जब इब्न बतूता दिल्ली आया था, उस समय तक पूरा उपमहाद्वीप एक वैश्विक संचार तंत्र का भाग बन चुका था। ये संचार पूर्व में चीन से लेकर पश्चिम में उत्तर पश्चिम अफ्रीका तथा यूरोप तक फैला था, और इब्न बतूता ने स्वयं इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर यात्राएं की, और इन यात्राओं में उसने पवित्र पूजा स्थलों को देखा, विद्वान लोगों शासकों के साथ समय बिताया, और कई बार काजी के पद पर कार्य किया। उसने शहरी केंद्रों की विश्ववादी संस्कृति का आनंद भी लिया, जहां अरबी, फारसी, तुर्की, अन्य भाषाएं बोलने वाले लोग आपस में विचारों, सूचनाओं, कहानियों आदि का आदान प्रदान करते थे। तो ये हो गया इब्न बतूता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विजयनगर साम्राज्य में महानवमी डिब्बा क्या था। सबसे पहले तो मैं इसका बता दूं, महानवमी डिब्बा ये इसलिए क्योंकि ये नौ त्योहारों का मेल था, इसके अंदर 9 त्योहार बनाए जाते थे, और इसीलिए इसे महानवमी डिब्बा कहा गया। तो ये कोई डिब्बा नहीं है, कहीं आप सोचो कोई डिब्बा है वो से ये नाम दिया गया, नहीं। आप अभी आंसर देखेंगे तो पहचान जाएंगे कि क्या है महानवमी डिब्बा। तो महानवमी डिब्बा शहर के सबसे ऊंचे स्थानों में से एक पर स्थित एक विशालकाय मंच है। विशालकाय मंच मतलब ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। इसका आधार लगभग 11,000 वर्ग फीट और ऊंचाई 40 फीट है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितना ज़्यादा बड़ा हो सकता है। ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिससे पता चलता है कि इस पर लकड़ी की एक संरचना बनी हुई थी। मंच के आधार पर उभारदार नक्काशी की गई है। इस संरचना से जुड़े अनुष्ठान संभवतः महानवमी से जुड़े थे, जिसका संबंध उत्तरी भारत के दशहरे, बंगाल की दुर्गा पूजा और प्रायद्वीपीय भारत के नवरात्रि या महानवमी के त्योहारों से। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये 9 त्योहारों का मेल है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुदकास्त कौन थे। तो खुदकास्त का मतलब होता है किसान। तो खुदकास्त मुगलकालीन भारत में किसानों का वर्ग था, और
खुदकास्ट उन्हीं गाँव में रहते थे जिनमें उनकी ज़मीन होती थी। तो ये वर्ग दो थे, एक तो था खुदकास्ट और एक और था, वो अभी मुझे नेम याद नहीं है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामिनी को किसे कहा जाता था? तो ब्रिटिश भारत में संथाल जनजाति तत्कालीन बिहार को अंग्रेजों द्वारा जमीन देकर बसाया गया था। यानी कि अंग्रेजों ने संथाल लोगों को जमीन देकर वहां पर बसाया गया था, और जिन क्षेत्रों में उनको बसाया गया था उन क्षेत्रों को दामिनी को के नाम से जाना जाता था। लैप्स की नीति क्या थी? लैप्स की नीति लॉर्ड डलहौजी ने अपनाई, और इसके अनुसार जिन भारतीय शासकों की कोई संतान नहीं थी उन्हें पुत्र गोद लेकर उसे अपना उत्तराधिकारी बनाने की अनुमति नहीं थी। ऐसे शासकों की मृत्यु के बाद उनके राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया जाता था। यानी कि जो कोई भी राजा अगर जिसकी संतान नहीं है तो वो किसी भी पुत्र को गोद लेकर अपना उत्तराधिकारी नहीं बना सकते, और राजा के मरने के बाद अगर उसकी कोई संतान नहीं है तो वो राज्य है वो अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। तो ये थी लैप्स की नीति। उसके बाद है सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम क्या था? जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट, इसे लॉर्ड कैनिंग ने 1856 में पारित किया। इस अधिनियम में क्या कहा गया कि बंगाल की सभी भावी भर्तियों के लिए एक वचन देना होगा कि वे सरकार द्वारा कहीं भी अपनी सेवा दे सकते। यानी कि एक वचन लिया जाता था बंगाल की सेना से कि वो कहीं भी अपनी सेवा देंगे। तो ये थी सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों की न्याय व्यवस्था बगावत के लिए कैसे उत्तरदायी थी? तो इसका आंसर आपको मुझे कमेंट करके बताना है। जिसको भी आता है, गलत हो सही हो जैसा भी आता है आप वो कमेंट कीजिए। आपकी कमेंट जो भी राइट आंसर होगा वो अपडेट कर दिया जाएगा, आपको बता दिया जाएगा। अगर कोई इस आंसर को इस क्वेश्चन के आंसर को वीडियो के थ्रू बताना चाहता है तो ये मेरे इंस्टाग्राम आईडी है आरू राठौड़ 67। तो यहाँ पर मुझे वो वीडियो शेयर कर सकता है, मैं वो अपने चैनल पर लगा दी जाएगी। तो ये इतना ही था हमारा आज का। तो आई होप वीडियो आपको समझ आई होगी, सभी क्वेश्चन आंसर आपको समझ आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। 3 मार्क्स के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए ले आएंगे, और ऐसे धीरे धीरे हमारा पेपर कंप्लीट हो जाएगा।